तो लगते हैं। अच्छा देखिए जी, मार्कअप हम कैसे निकालेंगे? 2,40,000 में से माइनस कर दूंगा मैं 1,80,000 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 60,000। अब मैंने मार्कअप फाइंड करना है, तो मार्कअप में कैसे फाइंड करूंगा? ग्रॉस प्रॉफिट 60,000 है डिवाइडेड बाय 1,80,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। कितनी आ जाएगी परसेंटेज बताएं जी? परसेंटेज बताएं कितनी आ जाएगी? पेज नंबर 920 है, 920 पेज नंबर 920 जी। बताएं आंसर बताएं, क्या हो गया? खामोशी हो गए। हाँ सही बोला है आपने, यस 33.33% आपका आंसर आ जाएगा। 33.3333% या जो भी आप यानी उसको आपका आंसर आ जाएगा। तो यही मैंने पार्ट इसका सॉल्व कराना था। बाकी आगे वो क्या कह रहे हैं जी? परसेंटेज प्रॉफिट फॉर द ईयर टू रेवेन्यू। ठीक है, तो प्रॉफिट मार्जिन नेट प्रॉफिट ओवर सेल्स इनटू 100 है, इसमें क्या मसला है? प्रॉफिट ओवर सेल्स इनटू 100। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे देख लेते हैं, वो भी प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं। प्रॉफिट हम निकालेंगे जी, ये देखिए प्रॉफिट इज इक्वल टू जीपी माइनस एक्सपेंसेस। ठीक है, अब जरा गौर करें, जीपी कितना हमने निकाला हुआ है 60,000 माइनस एक्सपेंसेस कौन से माइनस करेंगे? एक 35,000 है, दूसरा डेप्रिसिएशन भी माइनस करेंगे 10,000। क्यों सर? क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन शामिल नहीं है। उसने क्वेश्चन में लिखा है कि डेप्रिसिएशन जो है वो शामिल नहीं है। तो कितना आता है आंसर बेटा बताएं? 15,000 आपका आ जाएगा प्रॉफिट। उसको आप सेल से डिवाइड कर देंगे, इनटू 100 कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ गई है? परसेंटेज मार्कअप कैसे निकालेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट जो कि 60,000 का है डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स 1,80,000 इनटू 100 वो आ जाएगा 33.33%। उसके बाद प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो निकालने को क्या है, तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सेल्स कह रहा हूं, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस। तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस अगर आप माइनस करेंगे तो वो 35,000 एक्सपेंसेस दिए हैं आपको, वो भी माइनस होंगे। उसका आगे लिखा है एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंस होता है लेकिन उसमें शामिल नहीं है, तो आपको वो भी माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 10,000 का एक्सपेंस और भी है। डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, वो भी हम माइनस कर देंगे तो आपका 15,000 जो है वो आ जाएगा। मैंने बता दिया डेप्रिसिएशन चैप्टर में करवा रहा हूँ, 9 बजे की क्लास होती है, आज भी होगी। उसमें डेप्रिसिएशन बिल्कुल स्टार्ट ही किया है। नीचे से आप आईडी और पासवर्ड ले सकते हैं, मुझे सर हारिस ने आईडी पासवर्ड दे दें। ऑनलाइन क्लास के लिए जो 9 बजे होती है तो वो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं मेरी, अगर आप चाहें तो आपकी मर्जी है। बेसिक सी पढ़ाया मैंने, तो आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो समझ आ जाएगी। आगे देखते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, इसको हटा रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, बातें ना करें, बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं प्लीज। देखिए जी, कहते जी ये क्वेश्चन आपका कब आया है? 44 अक्टूबर नवंबर 18-21 में। ऑन 1 अक्टूबर 2017 Ellen Rai took a 10% bank loan for 50,000 to expand her business, and 10% bank loan हमने लिया है, नॉन करंट लायबिलिटी है। The loan is repayable in 5 years. 5 सालों बाद पे करना है, इसका मतलब है नॉन करंट लायबिलिटी। फिर आपने 1 साल बाद पे नहीं करना, इट्स a नॉन करंट लायबिलिटी। आगे at the end of the year's trading on 30 September the following information was available. रेवेन्यू दिया हुआ 3,08,000 का, मार्कअप फॉर द ईयर was 40%, expenses for the year excluding bank loan interest and depreciation had increased by 4,000. The bank loan interest had not been paid. Depreciation for the year has increased by 20%. Depreciation last capital at 30th September was 1,10,000. अब इसने क्वेश्चन में क्या है आपको कहा है कि आपने क्या बनानी है? इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट आपने बनानी है। अगर आप इस क्वेश्चन के पीछे जाएं, मेरे ख्याल क्वेश्चन थोड़ा पीछे भी साथ चल रहा है, इसी के साथ है, 44 ही है। ठीक है, तो मार्कअप भी निकाल लिया था, प्रॉफिट और सेल्स, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो भी आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। ये डाटा पिछले साथ ही है, ठीक है, उसके साथ ही सवाल चल रहा है अगला। तो आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी है। सवाल रेशियोज का है लेकिन उसने क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट पूछी है। अक्टूबर नवंबर 18-21 का, तो हम स्टार्ट करते हैं। इनकम स्टेटमेंट बेटा स्टार्ट किससे होती है आपको पता है? स्टार्ट होती है सेल से। तो हम पूरी इनकम स्टेटमेंट आपको डेवलप करनी पड़ेगी, तो मैं आपके सामने बनाना चाह रहा हूँ। मुश्किल सवाल मुझे करवाने हैं, अगर आप मुझे कहेंगे तो मेरे लिए तो आसान है, मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, और जो मुश्किल सवाल है मुझे करवाने नहीं पड़ेंगे, मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि ये इनकम स्टेटमेंट वगैरह तो आपने कभी रेशो में पढ़ा ही नहीं होगा। तो सर रेवेन्यू कितना दिया आपको? 3,08,000 का। हम यहाँ लिख लेते हैं जी, रेवेन्यू कितना आ जाएगा जी? 308
000, इसमें से लेस कर देंगे हम कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी कितनी आ जाएगी जी? 44 ही है, बिल्कुल 44 ही है। क्या मतलब सर वहां पर जो क्वेश्चन 44 के पहले पार्ट में सर 2,40,000 का रेवेन्यू वो एडिंग की चीज है। नहीं, आप तो उसने चेंज कर दिया ना, वो 2017 का, वो देखो पिछले वो 17 का है ना, अब 18 का बना रहे हैं, उसमें चेंज जो आ रहा है वो लेंगे, अब जो चेंज आ रहा है वो लेंगे। अब मार्कअप कितना है जी? हमें दिया हुआ है कितना फॉर द ईयर 40% है, तो बताएं रानिया कैसे निकालेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स हम? जी बताएं, गलत हो जाएगा जी? बिल्कुल सही, आपको मार्कअप को मार्जिन में चेंज करना पड़ेगा। तो मार्कअप इनटू मार्जिन, क्योंकि सेल्स पर मार्जिन अप्लाई होता है, मार्कअप अप्लाई नहीं होता। मार्कअप कितना दिया हुआ है 40, फार्मूला क्या होता है? परसेंटेज ओवर 100 प्लस परसेंटेज। हम अप्लाई करेंगे 40 ओवर 40 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 40, तो आपका मार्जिन में कन्वर्ट हो जाएगा मार्कअप, और मार्जिन कितना आ जाएगा आपका 40 ओवर 140। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब आप ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। कैसे? सेल्स का 40 और 140 जो है वो आपका क्या है? मार्जिन है। तो 3,08,000 का 40 डिवाइडेड बाय 140 आप करेंगे तो आपके पास जीपी आ जाएगा। जी बताएं कितना आता है? 88,000। अब जी जरूर, क्यों नहीं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने क्वेश्चन में अगर आप देखें, आपके पास क्वेश्चन मौजूद है तो आपको मार्कअप दिया हुआ है। मार्कअप कहता है आपको 40% है, तो मार्कअप हमें पता है मार्कअप होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स पे, जबकि हमें क्वेश्चन में सेल्स दी नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल्स तो दिया ही नहीं हुआ, तो हम ग्रॉस प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे? आपको मार्कअप को मार्जिन में चेंज करना पड़ेगा, और मार्कअप को मार्जिन में चेंज करने का फॉर्मूला हमारा होता है परसेंटेज ओवर 100 प्लस परसेंटेज। तो मार्कअप 40 है, 40 ओवर 100 प्लस 40 आपका मार्जिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मार्जिन आपके पास आ गया 40 ओवर 140, उसको सेल से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि 3,08,000 है, जिस पर हम मार्जिन अप्लाई कर सकते हैं, विच इज 40 ओवर 140। तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा आपके पास? 88,000। अब आप 88,000 में से आराम से माइनस कर देंगे, क्या भला 3,08,000 में से 88,000 माइनस कर देंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स का आंसर आ जाएगा, जो कितनी आती है? गलत है, फिर से देखें जी। 2,20,000 आपकी आ जाएगी जी। 2,20,000 भी गलत है, नहीं सही है, सही 2,20,000 बिल्कुल सही है। तो हमने कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो फाइंड जो है वो हमने कर ली। जी बताएं, जिसको समझ नहीं आई मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जल्दी बोलें। सबसे पहली बात तो ये है कि हम जीपी कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने का फॉर्मूला तो सिंपल होता है ना, सेल्स माइनस जीपी, लेकिन मैंने सेल्स माइनस जीपी अप्लाई करने की बजाय डायरेक्ट इक्वेशन के थ्रू, या आप ऐसे कह लें क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त ही निकाला है। कैसे निकाला है? सेल्स मुझे दी हुई थी 3,08,000, मैंने ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड कर लिया, वो निकला 88,000। अब 3,08,000 में से 88,000 माइनस कर देंगे या दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स का आंसर आ जाएगा, जो कि आ जाएगा 2,20,000। अब हमने एक्सपेंसेस लिखने हैं, देखते हैं कि एक्सपेंसेस के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। एक्सपेंसेस फॉर द ईयर एक्सक्लूडिंग बैंक लोन एंड डेप्रिसिएशन हैड इंक्रीज्ड बाय 4,000। वापस जाऊंगा मैं, देखूंगा कि एक्सपेंसेस मुझे कितने दिए हुए पिछले पार्ट के अंदर। एक्सपेंसेस दिए हुए 35,000 के, 35,000 के एक्सपेंसेस में कितना इजाफा हो गया उस्मान? 35,000 में इजाफा हो गया कितने का? 4,000 का। तो प्लस कर लूंगा इसमें, ये सब शो करना पड़ेगा प्लस 4,000, तो आपके एक्सपेंसेस कितने आ जाएंगे? 39,000। आगे आपका आ जाएगा जी क्या भला? डेप्रिसिएशन, क्योंकि वो अलग है, वो भी एक्सपेंस है और वो भी आपने लिखनी है। अब देखते हैं डेप्रिसिएशन को क्या हुआ है। डेप्रिसिएशन को कहता है, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। डेप्रिसिएशन कहता है कि डेप्रिसिएशन इंक्रीज कर गई है 20%। डेप्रिसिएशन पहले कितनी दी हुई है? अगर आप सवाल में देखें तो डेप्रिसिएशन आपको पहले क्वेश्चन में दी हुई है कितनी? 10,000 की। 20% इंक्रीज कर गई है। 10,000 का 20% कितना बनता है? 2,000। 2,000 बढ़ जाएगी तो डेप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी आपके पास? 12,000। तो 10,000 प्लस 20% इसका 2,000, तो आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी 12,000, जो कि आपको अलग से लिखनी पड़ेगी। नेक्स्ट आप लिखेंगे एक और एक्सपेंस आपका है, वो कौन सा? बैंक लोन इंटरेस्ट, वो भी लिखना है आपने। बैंक लोन इंटरेस्ट कितना है उसने कहा है जी, तो देखते हैं हम। हमें क्वेश्चन में बैंक लोन जो है वो उसने बताया हुआ स्टार्ट में सेकंड पार्ट के
कि बैंक लोन कितने का ले रहे हैं आप, 50,000 का। 50,000 पर आपको इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, 10%। 10% बैंक लोन है ना, तो 50,000 का 10% अगर आप इंटरेस्ट निकालें तो कितना आता है, 5,000। वो कहता है बैंक लोन इंटरेस्ट आपने अभी तक पे नहीं किया तो आपको पे करना पड़ेगा। तो बैंक इंटरेस्ट, लोन इंटरेस्ट आप पे करेंगे और डेफिनेटली आप इसको शो भी करेंगे, शो करना पड़ेगा आपको। 50,000 का 10% आप निकालेंगे जो कि 5,000 आएगा और फिर माइनस करेंगे आप, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपको सारी चीजें सॉल्व करनी आती हैं और आप पूरी कैलकुलेशन से इसको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। टोटल कर देंगे, माइनस कर देंगे, आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा। टोटल बताएं कितना आता है, 39,000 प्लस 12,000 प्लस 5,000। जी सवाल रेशो का ही है ये, लेकिन रेशो में हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं। 56,000 टोटल आ जाएगा आपका, वो हम 88,000 में से माइनस कर देंगे, आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा 32,000। दैट इज योर प्रॉफिट फॉर द ईयर। अगला सवाल आपका उठता है, सर ये हम सॉल्व क्यों कर रहे हैं, ये क्या बात हुई? तो भाई देखिए रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर। आई हैव टू प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए जो डाटा दिया है उसको मैंने यूज किया है। सेल्स में से जीपी पहले निकाला है, मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करके, फिर जीपी माइनस करके कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड किया, फिर एक्सपेंसेस में मैंने एक्सपेंसेस में 4,000 का इजाफा हुआ था वो लिखे हैं, बैंक लोन इंटरेस्ट लिखा है 5,000 का, डेप्रिसिएशन में इजाफा हुआ था 20% का 2,000 का वो लिखा है 12,000। तो इनकम स्टेटमेंट मेरी पूरी की पूरी डेवलप हुई है, जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाई है। आपको पेपर में ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा एग्जाम में, क्योंकि उसको शो तो करना है ना कि आप कैलकुलेशंस कैसे कर रहे हैं और अमाउंट्स जो है वो कैसे फाइंड कर रहे हैं। इनकम स्टेटमेंट के बाद आगे क्या कहते हैं, explain why Liam's capital had increased over the year even though she had not introduced any additional capital। बहुत ही आसान सवाल है, कोई भी बता सकता है। कहता है कि लियाम का कैपिटल जो है वो बढ़ गया है, जबकि उसने कोई मजीद कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं किया, नया कैपिटल नहीं लगाया, फिर भी कैपिटल बढ़ गया। क्यों? प्रॉफिट यार, सिंपल। रिटेन प्रॉफिट की क्या जरूरत है, प्रॉफिट फॉर द ईयर की वजह से आपका बिजनेस में प्रॉफिट में इजाफा हो गया। तो देयर इज प्रॉफिट एंड दैट्स व्हाई कैपिटल हैज बीन इंक्रीज्ड, बिकॉज़ आपको पता है कि प्रॉफिट कैपिटल में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, एंड देयर इज नो ड्राइंग्स। तो उसमें सब्ट्रैक्ट हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हुआ है, इसकी वजह से कैपिटल आपका बढ़ गया है। आगे चलते हैं जी, अगला पार्ट जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जो सबसे टेक्निकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल है 45 ही है जी, 45 पूरा सॉल्व कराऊंगा मैं आपको। 45 अक्टूबर नवंबर 1822 का क्वेश्चन है, 7110 का, जो 7707 अब हो गया आपका। कहते हैं जी, हेमा इज ए ट्रेडर बाइंग एंड सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। इन्वेंट्री दी हुई है, ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड पेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है और अदर रिसीवेबल भी दिए हुए हैं। अदर रिसीवेबल को हम प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं, करंट एसेट होता है आपका ये। सिकंदर उस्मान, आप टाइम जाया कर रहे हो, ऐसे ना करो जी। तो पहली रेशियो आपकी आती है वर्किंग कैपिटल रेशियो या करंट रेशियो भी कहते हैं उसको हम। उसका फार्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो सारे फार्मूले भी हम यूज करेंगे, लेकिन मेरा एक सवाल है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो मुझसे पढ़े उन्होंने तो पढ़ा ही है, बाकी बच्चों को भी आइडिया होगा, दो अकाउंट से कैसे होते हैं, उसे हम कहते हैं सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट एंड परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट होता है ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट, टोटल ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, और पीएलसी होता है टोटल ट्रेड पेबल अकाउंट, यानी तमाम ट्रेड रिसीवेबल का इकट्ठा अकाउंट, कंबाइंड अकाउंट कहलाता है टोटल ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट या टोटल ट्रेड पेबल अकाउंट, जिसका दूसरा नाम सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट भी होता है और परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट भी होता है। वो भी इस क्वेश्चन में आपको बनाने पड़ेंगे इस सवाल के अंदर, तो वो भी साथ शामिल हो रहे हैं रेशियो के क्वेश्चन। तो पहले वर्किंग कैपिटल रेशियो हम फाइंड करते हैं। तो मैं जाता हूं क्वेश्चन पे और इसको मैं सॉल्व करता हूं आपके सामने। सबसे पहले वर्किंग कैपिटल रेशियो मैं निकालूंगा आपके सामने। तो वर्किंग कैपिटल रेशियो आपको पता है क्या होती है, हैव एन आइडिया कि करंट रेशियो कहते हैं वर्किंग कैपिटल रेशियो। उसका फार्मूला हमारा होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। जी जी, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। हम देखते हैं करंट एसेट्स कितने के दिए हुए हैं। देखें जी, करंट एसेट्स आपको दिए हुए हैं, इन्वेंट्री है 20,000 की, ट्रेड रिसीवेबल है 50,000 के, और अदर रिसीवेबल भी है 4,000। मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा, कौन कौन से करंट एसेट है, इन्वेंट्री है 20,000 प्लस ट्रेड रिसीवेबल 50,000, 70,000 हो गया, प्लस करेंगे अदर रिसीवेबल, वो भी करंट एसेट है आपका 4,000, तो 74,000 आपके आ जाएंगे। क्या भला लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप शो कर दें तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन लिख सकते हैं, ऐसा मसला नहीं है। वजह आपने फार्मूला में तो लिखा हुआ है ना, हम लिख के वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ही कैन अंडरस्टैंड कि आपको चीजें पता है। करंट लायबिलिटीज में आपका क्या आ जाएगा जी, एक तो ट्रेड पेबल्स आ जाएंगे और बैंक ओवर ड्राफ्ट आ जाएगा। दोनों ट्रेड पेबल्स और बैंक ओवर ड्राफ्ट आपकी करंट लायबिलिटी होते हैं। तो 25,000 प्लस
12,000 37,000 से हम डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा जी 2:1। इसका मतलब है कि परफेक्ट रेशियो है आपकी, करंट रेशियो जो कि निकल रही है 2:1 आपकी आ रही है, विच इज द बेस्ट रेशियो। आगे आपने क्या निकालनी है, वर्किंग कैपिटल रेशियो के बाद क्विक रेशियो आपने फाइंड करनी है। इसे लिक्विड रेशियो भी कहते हैं और इसको एसेट टेस्ट रेशियो भी कहते हैं, एक ही बात है इसके अंदर। इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है जी, करंट एसेट्स माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, नहीं ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं आती है, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। एसेट हम ऊपर ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो कितने के 74,000 के, उसमें से माइनस कर देंगे हम इन्वेंट्री, देखते हैं इन्वेंट्री कितने की है 20,000 की, डिवाइड कर देंगे करंट लायबिलिटी से, वो भी हम निकाल चुके हैं, कितने की है 37,000 की। सर आपको कैसे पता चला इन्वेंट्री जो है वो 20,000 की है? देख लें, शुरू में इन्वेंट्री दी हुई थी मुझे, इसलिए मुझे पता है कि इन्वेंट्री आपकी 20,000 की है। तो करंट एसेट माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, आपका आंसर आ जाएगा 54,000 डिवाइडेड बाय 37,000 कितना आता है जी 1.45:1। ये भी रेशो काफी अच्छी आपकी आ रही है, क्विक रेशो भी आपकी बेहतर आ रही है, वैसे 1:1 भी बेहतर होती है लेकिन उससे भी ज्यादा बेहतर है, 1.45:1 आपकी नजर आ रही है। आगे चलते हैं, कमेंट ऑन द लिक्विडिटी ऑफ हेमास बिजनेस ऑन 1 सितंबर 2018। हम क्या करेंगे, कंपनीज लिक्विडिटी पोजीशन इज वेरी गुड, कंपनी इज एबल टू पे बैक इट्स करंट ऑब्लिगेशंस इजीली, करंटली क्या कहते हैं, कंपनी इज एबल टू पे बैक इट्स करंट लायबिलिटीज आउट ऑफ इट्स करंट एसेट्स इजीली। लिखवाना क्या लिखवाया है मैंने ऑलरेडी अच्छे तरीके से, 2 डेसिमल प्लेस तक आप राउंड कर लेंगे ना उसको, ठीक है जी। देखिए ना कि आप कैसे लिखेंगे, देखो बता देता हूँ 4 नंबर का सवाल है, 4 नंबर का सवाल है तो उसका मतलब क्या है, 2 नंबर करंट रेशियो के हैं, 2 नंबर क्विक रेशियो के। अब करंट रेशियो के बारे में आप क्या लिखेंगे, करंट रेशियो इज 2:1, ठीक है। कंपनीज लिक्विडिटी पोजीशन इज वेरी गुड, व्हाई, बिकॉज़ द बेस्ट रेशियो रिगार्डिंग करंट रेशियो इज 2:1। कंपनी इज एबल टू पे बैक इट्स करंट ऑब्लिगेशंस वेरी इजीली। नेक्स्ट क्विक रेशियो पे आ जाते हैं। क्विक रेशियो बेसिकली टेल्स अस the ability of the business to pay back its current obligation very quickly, to pay back its current debt very quickly. So that ratio is 1.45:1, where the best ratio is 1:1. So it is better, even better than the best ratio. So we are able to meet our current liabilities easily. बस सिंपल लिख देंगे, ये बात आपने लिखनी होती है। 44 था 45, सवाल खत्म नहीं हुआ अभी। कैलकुलेट द फॉलोइंग बैलेंसेस एट 30 सितंबर 2018। कहता है क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड करें, कहता है ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड फाइंड करें, ट्रेड पेबल्स एट द एंड फाइंड करें, और बैंक की फिगर भी कहता है फाइंड करें। आगे तो बात अलग है, लेकिन ये 4 चीजें सबसे मुश्किल पॉइंट है जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। वापस चलते हैं सवाल पे, क्या फाइंड करना है, इन्वेंट्री एंडिंग, ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड, ट्रेड पेबल एट द एंड, और बैंक। वापस आ जाते हैं सवाल पे, हमें दिया क्या क्या हुआ है, क्रेडिट सेल्स दी हुई है, क्रेडिट परचेजेस दी हुई है, रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल बाय चेक दिया हुआ है, पेड टू ट्रेड पेबल बाय चेक दिया हुआ है, पेड फॉर एक्सपेंसेस बाय चेक दिया हुआ है। हेमा मार्क अप ऑल गुड्स by 50% for resale। तो मार्कअप हम कितना करते हैं, 50% फॉर रीसेल हम मार्कअप करते हैं गुड्स को, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड करनी है, अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड करने के लिए आपको पता है आपको परचेजेस की जरूरत पड़ेगी। परचेजेस दी हुई क्वेश्चन में, जी बिल्कुल दी हुई है, परचेजेस दी हुई है ना। ओपनिंग इन्वेंट्री भी हमें पता है, देखते हैं कितनी ओपनिंग इन्वेंट्री 20,000। तो मैं फॉर्मूला पुट करता हूं सबसे पहले आपके सामने बेटा, नहीं देखो 1 सितंबर है। कॉस्ट ऑफ सेल्स बराबर किसके है, यस ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस, और इसमें से माइनस हम क्या कर देते हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब हमने निकालना क्या है, हमने निकालनी है क्लोजिंग इन्वेंट्री, हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड करनी है। ओपनिंग इन्वेंट्री हमें क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी है बेटा 20,000। परचेजेस भी हमें दी नहीं है, अगर क्वेश्चन में क्रेडिट परचेजेस दी हो इसका मतलब है कैश परचेजेस मौजूद नहीं है, इन सवाल में कैश परचेजेस नहीं है। तो क्रेडिट परचेज कितनी दी हुई है 35,000 की। तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस 35,000 माइनस क्या कर दूंगा x, क्योंकि वो मुझे पता नहीं है। अब मसला है कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकालूं, यहां पर अब सवाल फंसता है हमारा। अगर आप सवाल में देखें तो आपको क्रेडिट सेल्स दी हुई है कितने की 60,000 की, और मार्कअप दिया हुआ आपको कितने का 50% का। क्या करेंगे बताएं जी बेटा, ये आपको सीखना पड़ेगा, मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। उसका फॉर्मूला हमारा क्या होगा, परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज। ये आपका आ जाएगा मार्कअप कितना है 50 50 ओवर 100 प्लस
50, तो आपका आंसर आ जाएगा 50/150। दिस इज योर मार्जिन। अब सेल्स आपको दी हुई है, आप जीपी फाइंड कर सकते हैं आसानी के साथ। जीपी क्या हो जाएगा, सेल्स कितनी है 60,000 की, इस पे आप डायरेक्टली मार्जिन अप्लाई कर सकते हैं 50 डिवाइडेड बाय 150। कितना जीपी आ जाएगा आपके पास 20,000। उस जीपी को बेटा हम माइनस कर देंगे, आपको कॉस्ट चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स चाहिए। कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए हम क्या करेंगे, सेल्स में से माइनस कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है जी, तो सेल्स कितनी है आपकी 60,000 की, माइनस कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट 20,000, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी 40,000, जो मैंने वहां पुट करनी है जहां पर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। वहां पर मुझे ये वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी, यानी कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स आपके पास निकल आई कितनी 40,000। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपके सामने कि हमने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन में देखा कि मेरे पास बेटा सेल्स दी हुई थी और उसने क्वेश्चन में कहा था क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी। मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालने का कोई दूसरा तरीका मौजूद नहीं है। क्यों सर? क्योंकि मैंने फार्मूला लिखा, कॉस्ट ऑफ सेल्स बराबर होती है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। इस फार्मूले में मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री मौजूद थी 20,000 की, परचेजेस भी मौजूद थी 35,000 की, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी नहीं है और कॉस्ट ऑफ सेल्स भी नहीं है। अब मुझे पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी पड़ेगी। कैसे? उसके लिए मार्कअप दिया हुआ था उसने, इसीलिए 50% दिया हुआ था मार्कअप। मार्कअप क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। आपके पास अमाउंट किसकी दी हुई है? सेल्स की। कॉस्ट तो दी नहीं हुई, आपको मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। उसका फार्मूला है परसेंटेज ओवर 100 प्लस परसेंटेज, 50 ओवर 100 प्लस 50, 50 ओवर 150। उसको आप अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सेल्स के साथ, क्योंकि वो मार्जिन में कन्वर्ट हो चुका है, तो आपका जीपी आ जाएगा 20,000। अगर आपकी सेल्स 60,000 है और आपका जीपी 20,000 है, तो आप सेल्स में से जीपी माइनस कर देंगे, तो आपके पास कॉस्ट आ जाएगी 40,000 की, आपके पास कॉस्ट आ जाएगी, जो कि मुझे नजर आ रही है, हमने निकाल ली है। अब इस कॉस्ट ऑफ सेल्स को हम पुट कर देंगे 40,000 इस फॉर्मूले के अंदर, और इसको हम उधर ले जाएंगे 40,000 माइनस 20,000 और माइनस, सॉरी मैं बता रहा हूँ, नहीं मैं बता रहा हूँ। क्या करेंगे, 40,000 को हम क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे, राइट? 40,000 को उधर ले जाएंगे हम, ठीक है, और x को इधर ले आएंगे, तो x बराबर किसके आ जाएगा, या क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू बराबर किसके आ जाएगी, 20,000 प्लस ऐसी है ना 35,000 और माइनस 40,000, राइट? ऐसी होगा ना, x को उधर ले गया और उस वैल्यू को मैं इधर ले आया, उससे मैं इजीली जो है वो सॉल्व जो है वो कर सकता हूं। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा जी, 15,000 आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 15,000, ये हमने फाइंड कर लिया। काफी कैलकुलेशन के बाद फाइंड किया है। मुझे बताएं ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है 20,000, क्लोजिंग कितनी निकल रही है 15,000। वैसे बता रहा हूँ, इट्स ए लॉन्ग प्रोसीजर विच वी हैव अडॉप्टेड। हाउ कम सर? भाई मेरे पास तो कुछ भी अमाउंट पता नहीं थी, उसने कहा क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड करें, मैंने फॉर्मूला लिख लिया कॉस्ट ऑफ सेल्स का, क्योंकि उसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री आती है। कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। वैल्यूज पुट की मैंने इसके अंदर, तो ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई थी, परचेजेस दी हुई थी, ना तो क्लोजिंग इन्वेंट्री ना कॉस्ट ऑफ सेल्स है। अब मुझे पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड करनी पड़ी है, जिसके लिए मार्कअप दिया हुआ था, मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट किया पहले, फिर सेल्स पर अप्लाई किया मैंने मार्जिन, तो मेरे पास जीपी आ गया 20,000, सेल्स में से जीपी माइनस किया तो कॉस्ट आ गई 40,000, उसको इक्वेशन में पुट करके क्लोजिंग इन्वेंट्री मैंने फाइंड कर ली, जो कि मेरे पास आ गई 15,000। अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा है और क्या मांगा, आपने निकालना है ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड। उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, एसएलसीए पूरा। हमें ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड फाइंड करने के लिए एसएलसीए बनाना पड़ेगा, वी हैव नो अदर चॉइस, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकेगा। इसी तरह ट्रेड पेबल्स एट द एंड फाइंड करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, पीएलसीए। तो मैं अलग अलग बनाऊंगा और अलग अलग ही आपको समझाऊंगा कि हम कैसे उसको डेवलप करते हैं। तो पहली तो बात यह है कि एसएलसी हमारा किस चीज का अकाउंट होता है बेटा, एसएलसी हमारा अकाउंट किस चीज का होता है, ट्रेड रिसीवेबल्स का। तो ये आपको याद होना चाहिए कि एसएलसी बेसिकली ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट है। ट्रेड रिसीवेबल हमारे क्या होते हैं सिकंदर, एसेट। एसेट जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं, डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। आप देखते हैं हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल शुरू में साल के स्टार्ट में कितने के पड़े हुए थे, वापस गया मैं, देखिए ट्रेड रिसीवेबल कितने के दिए हुए, सेकंड जगह पे लिखे हुए हैं 50,000 के आपको ट्रेड रिसीवेबल दिए हुए। ये मैं लिख लूंगा डेबिट साइड पर किस नाम से, ब्रॉड डाउन के नाम से, कितने आ जाएंगे 50,000।
उसके बाद डेबिट साइड पर आप और क्या लिखते हैं जी, क्रेडिट सेल्स। सर क्रेडिट सेल्स डेबिट पे क्यों आ रही है, उसका जवाब मैं आपको दे देता हूं बेटा। क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होती है, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। तो ट्रेड रिसीवेबल डेबिट हो रहे हैं किसकी वजह से, सेल्स की वजह से। ये ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट है, तो ट्रेड रिसीवेबल डेबिट हो रहे हैं सेल्स की वजह से, डेबिट साइड पर ही रिकॉर्ड करेंगे। कितनी अमाउंट है क्रेडिट सेल्स की, उसके लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा, बल्कि यहाँ पे दी हुई वैसे तो क्रेडिट सेल्स दी हुई आपको कितने की, 60,000 की, वो मैं यहाँ लिख लूंगा 60,000। बातें ना करो बेटा, 60,000 आपका आ जाएगा। इस साइड पे आपका आ जाएगा कैश रिसीव, जितना कैश आपको रिसीव हुआ है किससे, ट्रेड रिसीवेबल से, वो देख लेते हैं। वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, कैश रिसीव हमने कितना किया है, रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल बाय चेक कितना है, 80,000। तो 80,000 आपने रिसीव कर दिए बाय चेक ट्रेड रिसीवेबल से। आगे आपका क्या आ जाएगा, कैरिड डाउन। टोटल कर देंगे डेबिट साइड का, उसमें से क्रेडिट साइड माइनस कर देंगे, आपके पास ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड जो है वो आ जाएंगे। टोटल करें डेबिट साइड का कितना आता है, 1,10,000, उसमें से माइनस कर दें 80,000, तो आपके पास ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड आ जाएंगे कितने, 30,000 के। और ये उसने क्वेश्चन में हमें निकालने को कहा था, उसके लिए आपको पूरा एसएलसीए बनाना पड़ा है। एसएलसीए बना के आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं उसको, मैंने अमाउंट कैसे रिकॉर्ड की है। ब्रॉड डाउन डेबिट पे इसलिए आता है कि आपका एसेट है, ट्रेड रिसीवेबल एसेट होते हैं, उनका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आता है। क्रेडिट सेल्स डेबिट पे इसलिए आ रही है कि जब उधार पे चीजें बेचते हैं उसकी एंट्री होती है ट्रेड रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। तो ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, सेल्स की वजह से, इसलिए डेबिट साइड पे अमाउंट लिखी है। तीसरी एंट्री है, हमने पैसे रिसीव किए ट्रेड रिसीवेबल से, उसकी एंट्री होती है बैंक टू ट्रेड रिसीवेबल। यही होगी ना, पैसे रिसीव करेंगे जब ट्रेड रिसीवेबल से। तो ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हो रहे हैं किसकी वजह से, बैंक की वजह से। मैं बैंक भी लिख सकता था, कैश रिसीव भी लिख सकता था, एक ही बात है। टोटल करूंगा डेबिट साइड का, माइनस करूंगा तो मेरे पास कैरी डाउन आ जाएगा, जो ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड आ जाएंगे 30,000 की। कौन सी वाला, अच्छा कितना आ रहा है, और ये जो बैंक का है वो 30,000 और क्लोजिंग इवेंट के वो लिखेंगे तो नहीं देखो, मैं बताता हूँ सही लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज हो गई हो। देखो मेरी बात सुनो, कॉस्ट ऑफ सेल्स 40,000 की है, इज इक्वल टू 20,000 प्लस 35,000 माइनस एक्स। ओके, अब एक्स को मैं ले गया हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे और 40,000 को मैं ले गया हूँ राइट हैंड साइड पे। तो एक्स जो माइनस एक्स था वो उधर चले जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो प्लस एक्स हो जाएगा पॉजिटिव, और 40,000 वहां जाए क्या हो जाएगा माइनस। अब 20,000 प्लस 35,000 बनता है आपका 55,000। 55,000 माइनस 40,000 आपका 15,000 है। ओके, वो सही है। आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे किसकी, पीएलसीए की। तो पीएलसीए का सबसे पहले हमने क्या लिखना है, ब्रॉट डाउन, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस होता है, वजह लायबिलिटी अकाउंट है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो हम देखते हैं ऊपर टॉप पे कितना लिखा हुआ है लायबिलिटी, यानी ट्रेड पेबल कितने के दिए हुए स्टार्ट में आपको 12,000 के दिए, यानी ट्रेड पेबल्स का ब्रॉड डाउन बैलेंस आपको क्रेडिट साइड पे कितना दिया हुआ है 12,000, वो हम लिख लेंगे। सर कैसे निकाला आपने, ट्रेड पेबल्स ओपनिंग दिए हुए देखें टॉप पे 12,000 के, वहां से मैंने ट्रेड पेबल्स एट द स्टार्ट उठाए हैं। उसके बाद नीचे डाटा पे आ जाते हैं, यहां से मैं पिक करूंगा क्या भला, क्रेडिट परचेजेस। क्रेडिट परचेजेस की एंट्री क्या होती है, अभी परचेजेस डेबिट और ट्रेड पेबल क्रेडिट। ये ट्रेड पेबल अकाउंट है अब्दुल्ला, ट्रेड पेबल क्रेडिट हो रहे हैं किसकी वजह से, क्रेडिट परचेजेस की वजह से, या परचेजेस की वजह से भी लिख सकते हैं आप, एक ही बात है। कितनी अमाउंट आ जाएगी इसकी, परचेजेस की अमाउंट कितनी हमारी 35,000, ठीक है जी। उसके बाद डेबिट साइड पे आपकी आ जाएगी जी पेमेंट टू ट्रेड पेबल। जो आपने ट्रेड पेबल्स को पेमेंट की है वो आप डेबिट साइड पे लिख देंगे, क्यों, क्योंकि उसकी एंट्री होती है आपकी बेटा ट्रेड पेबल्स डेबिट और बैंक क्रेडिट। तो ट्रेड पेबल्स डेबिट हो रहे हैं किसकी वजह से, बैंक की वजह से। बैंक का वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं इसमें। तो पे टू ट्रेड पेबल बाय चेक कितना है 27,000, वो मैं लिख लूंगा डेबिट साइड पर, यहाँ पे आ जाएगा 27,000। टोटल कर लूंगा क्रेडिट साइड का, उसमें से डेबिट साइड माइनस कर दूंगा तो मेरे पास एंडिंग ट्रेड पेबल आ जाएंगे। सारी हम कर क्या रहे हैं, क्वेश्चन में उसने एंडिंग ट्रेड पेबल ही मांगे हैं, तो हमें उसको सॉल्व करने के लिए इस तरीके से क्वेश्चन को रिजॉल्व करना पड़ेगा। वी हैव नो अदर चॉइस। टोटल करें कितना आता है 47,000 जी। तो बैलेंस कैरी डाउन आपका, यानी कि ट्रेड पेबल्स एट द एंड जो है वो आपके पास कितने आ जाएंगे 20,000 के। और ये ब्रॉड डाउन भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ना भी लिखिए ब्रॉड डाउन तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उसने ट्रेड पेबल्स एट द एंड मांगे हैं, अकाउंट नहीं मांगा, हमने ऑलरेडी निकाल लिए, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। आगे उसने बात की कि क्लोजिंग बैलेंस बैंक का भी फाइंड करना है, माय गॉड, तो हमें बैंक का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। बैंक अकाउंट बनाना बहुत आसान है, अगर बैंक डेबिट हो रहा है तो पैसे आ रहे हैं तो डेबिट साइड पे आ जाएंगे, पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे। बट डोंट फॉरगेट टू टेक द ओपनिंग बैंक बैलेंस,
ओपनिंग बैंक बैलेंस आपको लाजमी उठाना पड़ेगा। तो ओपनिंग बैंक बैलेंस आपको कितना दिया है, वापस चलते हैं सवाल पे, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है। ओपनिंग बैंक बैलेंस पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिट बैलेंस है। तो ये बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगा ब्रॉड डाउन के नाम से, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट है, लायबिलिटी है। तो आप ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, कितनी अमाउंट है 25,000 जी। अब देखते हैं कि हमारे और कौन से बैंक से पैसे, जो बैंक की अमाउंट इफेक्ट हो रही है वो लिखेंगे। तो एक तो बेटा हमने ट्रेड रिसीवेबल से पैसे रिसीव हुए बाय चेक, उससे बैंक डेबिट हो रहा है 80,000 से ट्रेड रिसीवेबल की वजह से, वो यहाँ पे आ जाएगा 80,000। जो ट्रेड रिसीवेबल से पैसे रिसीव हुए हैं उससे आपके पैसे बढ़ जाएंगे। दूसरा ट्रेड पेबल को आपने पेमेंट की है, उससे आपका ट्रेड पेबल की वजह से बैंक आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो क्या आप पेमेंट कर रहे हैं ट्रेड पेबल को, कितनी आपने पेमेंट की है 27,000। उसके बाद अब एक्सपेंसेस भी पे कर रहे हैं, ये देखिए 27,000 आपने पे किया है, 28,000 80,000 आपको आया है। तो 80,000 डेबिट साइड पे आ जाएगा, 27,000 क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। और पेड फॉर एक्सपेंसेस बाय चेक, ये भी आपने पेमेंट की है, तो इसकी एंट्री ऑफ एक्सपेंसेस टू बैंक, बैंक क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, एक्सपेंसेस की वजह से। कितनी अमाउंट है जी, देख लेते हैं 15,000। अब टोटल कर देंगे जी, इसका टोटल आपका डेफिनेटली 80,000 आ जाएगा। और आपका जो आंसर आ जाएगा दैट इज गोइंग टू बी योर कैरिड डाउन बैलेंस, यानी बैंक का एंडिंग बैलेंस भी आप उसे कह सकते हैं। जारी बात है डेबिट साइड तो 80,000 ही लिखी जाएगी, क्रेडिट साइड भी 80,000 ही आएगी आपकी, तो कितने पैसे आपके पास मौजूद हैं। लेकिन उसमें से हमने लायबिलिटी थी आपकी, तो वो आपकी माइनस हो जाएगी, और फिर ट्रेड पेबल्स को पेमेंट की वो माइनस हो जाएगी, एक्सपेंसेस पे किए वो माइनस हो जाएंगे। तो कितना आ जाएगा आपका कैरिड डाउन, 67 33,000 आ रहा है ना, 13,000। तो ये आपका बैंक बैलेंस जो है वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब डेबिट हो गया ना, पहले क्रेडिट था ओवरड्राफ्ट कितने का 25,000 का, अब आपके पास एसेट है 13,000 का, बैंक का एसेट आपका बन जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन हमारा जो है वो कंप्लीट हुआ है, और बहुत टेक्निकल क्वेश्चन था। क्या ख्याल है, मुझे करवाना चाहिए था कि नहीं? चलो मेहरबानी आपकी। तो मुझे मसला कोई नहीं था, मैं छोड़ भी देता था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में इस तरह के सवाल अब आ भी नहीं है बार बार। हाँ बताओ। हाँ मैं करता हूँ, अभी थोड़ा सा पार्ट रह गया वो भी करेंगे हम, थोड़ा सा पार्ट नहीं, सिर्फ और थ्योरेटिकल पार्ट है, बहुत सिंपल है जी। देखिए जी, कहते जी स्टेट द इफेक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑन द वर्किंग कैपिटल। पता है आपको वर्किंग कैपिटल इफेक्ट दिखाना है आपने। ट्रेड रिसीवेबल पेड 485 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द डेट ऑफ 500। वर्किंग कैपिटल डिक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा, बताएं? डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल्स कम हो रहे हैं आपके ज्यादा, जबकि आपके ट्रेड रिसीवेबल कम डिक्रीज हो रहे हैं। कन्वर्ट 2500 ऑफ द बैंक ओवरड्राफ्ट टू ए 5-year बैंक लोन। आपको वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि करंट लायबिलिटी कम हो रही है, बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी लायबिलिटी खत्म हो रही है, तो आपका वर्किंग कैपिटल जो है वो बढ़ जाएगा। आपने एडिशनल कैपिटल बढ़ाया है इनटू द बिजनेस मोटर वैन 900 की और इन्वेंट्री 600 के लिए, तो इन्वेंट्री की वजह से आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगा 600 से। ये इसका इफेक्ट है तीनों का जो हमने रिकॉर्ड किए। इसके क्वेश्चन जो आपने करने हैं अब आगे मजीद, वो उसमें 46 है, वो आपने घर में करना है, आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है 46 में। कल खत्म होगा। 47 भी आपने घर में करना है, इसमें भी कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, आसान है। और 48 बेटा 47 जो है ना उसकी वो नहीं आपने करना, बाकी आपने सारे करने हैं, ठीक है जी। 47 के अलावा बाकी सवाल आपने सारे कर लेने, कंप्लीट हो गए। सवाल कितने हैं इसके देख लें, 49 आगे चल रहे हैं सवाल जी। 50 है, 51, फिर ये 52 लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके अक्टूबर नवंबर 20 में आया है, वो मैंने डाला है आखिर में जी। बिल्कुल ये 53 क्वेश्चन हैं जो आप हैं टोटल इस चैप्टर के। कल 47 करेंगे, बस वही हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। थैंक यू।